जय हिंद साथियों। तो आइए आज का एडिटोरियल सेक्शन देखते हैं। आज है 21 अप्रैल 2021। तो इसी के साथ में आज का जो एडिटोरियल है वो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने 1 मई 2021 से जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, मतलब अगले महीने उन सबों को एक तरह से वैक्सीन के लिए एक तरह से उपयुक्त माना है कि ये भी अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो मतलब 1 मई के बाद में जितने भी 18 साल से ऊपर हैं वो सभी के सभी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने एक वो भी बनाया है कि अगस्त से पहले पहले सबके लिए हम ओपन कर देंगे, कि मतलब कोई बच्चा है या और कोई भी किसी भी तरह का एज है 18 से नीचे वाला भी इसमें आ जाएगा। और इसी के साथ में जो इसमें 300 मिलियन जो डोजेज़ हैं वो जो बहुत वल्नरेबल हैं, जो एक तरह से टीबी के पेशेंट हैं या एज्ड हैं या किसी तरह से उनको ज़्यादा थ्रेट है डेथ से, तो उनको ये मोस्ट वल्नरेबल में आते हैं, तो उनको देने की बात यहाँ पे हो रही है। और इसी के साथ में जो 3 मिलियन डोजेज़ हैं उसकी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 3 मिलियन डोजेज़ है ये एक दिन में जब लगेगा और ये 260 दिन लगेगा, तब जाके कहीं हम लोग जो एक तरह से जितने भी 18 से 45 साल के बीच में जो जितने भी अडल्ट हैं, यूथ हैं, उनको इतना समय लगेगा अगर हम 3 मिलियन डोज एक दिन में लगाते हैं। और वो भी एक सिंगल डोज रहेगा। डबल डोज के लिए फिर इतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए कितना टाइम लग रहा है अभी। और जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, ये बहुत तेज़ी से जो उत्पादन किया जा रहा था, इसका जो रॉ मटेरियल है यूएस का, उसने वहाँ से बैन भी कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि क्राइसिस में और भी क्राइसिस हो रहा है। जैसे अभी इस समय सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस है, हॉस्पिटल्स में बेड्स की, और जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो सब कमी है बहुत। चारों तरफ किओस है, कन्फ्यूजन है, और नेता है वो रैली कर रहे हैं। और एक तरह से जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो फिर जो इतिहास दोहरा रहे हैं। अभी एक ही साल पहले बेचारे जो किसी तरह से सेटल हुए थे वो भी फिर से जो बहुत कई उसमें कर्जे में चले गए हैं और फिर अभी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो आइए अब अगला आर्टिकल देखते हैं। ये वाला आर्टिकल फुटबॉल टीम से रिलेटेड है। यूरोपियन नेशंस में जो फुटबॉल कैसे वहाँ पे क्या होता है उससे रिलेटेड है, तो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए हम मेन आर्टिकल पे देखते हैं। जो मेन आर्टिकल है इसमें ये बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि जब धरती ही नहीं रहेगी तो आप डेवलपमेंट करके ही क्या कर लेंगे। तो उसी के ऊपर यहाँ पे है कि हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो बहुत ही होलिस्टिक और बहुत ही सस्टेनेबल होना चाहिए। उसमें एक तरह से जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है वो हमें एक तरह से हमें एक तरह से बहुत ही हे नज़र से ना देखे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने बेकार थे और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, जो इतनी खूबसूरत धरती थी उस पर। तो ये यहाँ पे है जो लो कार्बन फ्यूचर है वो ऐसे हो सकता है। इसमें ये आर्टिकल में बता रहे हैं कि जो सेक्टोरल लेड चेंज है उसमें होगा। अभी यूएस में 22-23 अप्रैल को, मतलब हाल फिलहाल इसी दिन और कल परसों में जो लीडर्स क्लाइमेट समिट है वो यूएस होस्ट करने जा रहा है, जिसमें यूएस, क्योंकि यूएस हो गया और जितने भी रसा हो गया और जितने भी G7 के नेशन हैं उन सभी लोगों ने बहुत ही मैसिव कोल जलाकर और अपना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है और जो अपने वहाँ के लोगों की जो जितनी भी नीड थी वो पूरी कर दी। अभी इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये जो एक तरह से डेवलपिंग नेशन है, ये सारे कोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनसे जो कोल एमिशन होता है तो उसकी वजह से जो यूएस है वो कहता है कि नहीं, अब आप बंद कर दें, हम भी बंद कर देंगे। तो वो तो पहले ऑलरेडी ही कर चुका है जो करना था उसे, अब हमें डेवलपमेंट से रोक रहा है। तो अब इंडिया, चाइना जैसे लोग कह रहे हैं नहीं, हमें भी अभी करना है, हमें भी डेवलपमेंट में आगे जाना है, लेकिन इसमें नुकसान हो रहा है धरती का। और ये जो मीटिंग होनी है इसमें बात हो रही है जो एकदम जो कोर एक वर्ड है नेट जीरो इमिशन, जिसमें जो इमिशन होगा जिसमें बहुत तरह की गैसें होती हैं, कोल होता है, तो उससे रिलेटेड जो गैसें निकलती हैं उसमें कह रहे हैं कि नेट जीरो निकलेगा। इसमें ज़्यादा हम लोग एकदम जीरो कर देंगे इसको। और इसका जो टारगेट है वो 2050 तक मान रहे हैं, कोई 2030 तक मान रहा है। तो और इसी के साथ में जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, उसने भी बताया कि जो धरती का तापमान है वो यहाँ पे 1.5 डिग्री बता रहे हैं, लेकिन हो गया है लगभग में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। तो इसी की वजह से
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जो कार्बन इमिशन है वो भी कह रहे हैं कि इसको हम रीच करेंगे 2050 तक ज़ीरो करेंगे। और इसमें इससे रिलेटेड फ्रेमवर्क जापान ने, यूएस ने पहले ही बना रखा है कि हम लोग 2030 तक, इवन चाइना ने भी 2045-47 तक बना रखा है कि हम लोग भी कम कर देंगे। और क्योंकि प्रेशर कुकर की थ्योरी होती है कि अगर आप प्रेशर कुकर में सीटी नहीं लगाएंगे तो अगर नीचे से जलाते जाएंगे तो वो एक समय आते आते फट जाएगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा रहे हैं कि यूएस, रसिया या जितने भी G7 या डेवलप नेशन है वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से एक तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उन लोगों का प्रेशर है इन देशों पे। तो ये लोग ये जो प्रेशर कुकर है उससे जो सीटी है उसको निकालने के चक्कर में ये छोटी छोटी एक तरह से सबमिट कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि हम लोग क्विक ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो एक तरह से जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी है और जितनी भी कार्बन बेस्ड है उसको इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड लाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेंगे, वो सोलर से लाएंगे और विंड से लाएंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है उस पे शिफ्ट करेंगे। तो ये सारी यहाँ पे कमिटमेंट हो रही है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो एक तरह से हाफ है पूरे दुनिया के एवरेज में। अब सोचिए इंडिया में ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज़ में, उन लोगों के पास में ज़्यादातर लोगों के पास में इलेक्ट्रिसिटी अभी पहुंची है। और ज़्यादातर घरों में घरों में फ्रिज, एसी, इन सब की बहुत कमी है अभी। जो एक तरह से टियर 1 सिटी है, टियर 2 सिटी और टियर 3 सिटी है, और जो विलेज एरिया में वहाँ भी बहुत ही कम घरों में ये सब चीज़ देखने को मिलती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक तरह से CO2 निकलता है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर से, एसी से, इन सब से CO2 बहुत निकलता है। तो ये यहाँ पे और वर्ल्ड के लेवल पे ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये चिंता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो दुनिया से आधा अभी ही जो कार्बन है वो एक तरह से निकाल रहे हैं, और जबकि दुनिया में हम लोगों से डबल निकालते हैं। जो बर्डन ऑफ डीकार्बनाइजेशन है वो इंडिया, चाइना जैसे देशों पे लादा जा रहा है कि यही लोग एक्चुअल में पूरा कर रहे हैं। तो बर्डन ऑफ डीकार्बनाइजेशन जो इस समय ज़्यादा निकाल रहे हैं उनके ऊपर है, ना कि जो निकाल चुके हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और जो एक तरह से वेल्दियर कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि अब जो डेवलपिंग नेशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लें जो उनके डेवलपमेंट से नीड है। जो डेवलपमेंट नीड्स है, चाहे वो न्यूक्लियर फॉर्म में हो या किसी भी तरह के जो कोल वो जलाते हैं या करते हैं, तो उनसे किनारा करें, ऐसा दबाव ऊपर से बनाते हैं। इंडिया है वो एक तरह से वो इंडिया का जो तीसरा रास्ता है वो क्या है कि इंडिया में जो फोकस करने की ज़रूरत है, एक तरह से जो सेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकता है। और अवॉइड करना है, क्योंकि जो एक तरह से ज़्यादातर घरों में LPG अब यूज होने लगी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धुआं और उस तरह के जो प्राकृतिक ईंधन स्रोत हैं उनको जलाया जाता था। तो उससे हट के इधर सेफ़ और क्लीन एनर्जी पे आना है। और इसी के साथ में जो सेक्टोरल रिफॉर्म में जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है। उसको कैसे कम हो सकता है? कम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर, जॉब क्रिएशन, और जो डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस है वो लो पोल्यूशन की ओर जाएगा। क्योंकि अगर आप सबको क्लीन एनर्जी देंगे तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग अभी जैसे उज्ज्वला योजना थी उसमें ज़्यादातर लोगों के पास में पहुंचा है, करीब 8-9 करोड़ के लोगों के पास, लेकिन वो रिफ़िल नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि पैंडमिक और वेब के ऊपर वेब आ रही है, लोग क्राइसिस में हैं, लोग एक तरह से बहुत ही परेशान हैं। तो क्योंकि ऊपर से नहीं दिखता है कि कहाँ क्या परेशानी है, लेकिन एक्चुअल में इस समय परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया को जो कोल है उससे और इंडिया ने एक तरह से डीकार्बनाइजेशन कई सेक्टरों में किया भी है। जैसे जो 40% जो इंडिया जो ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है उसमें एक अकेला कारण है इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही पंखा दिन में भी चलता रहता है, या देखते हैं लाइट बल्ब, वो भी 100 वाट का कहीं ना कहीं टांगे रहते हैं लोग, वो मानते ही नहीं कि इससे ज़्यादा एनर्जी खपत होगी। तो इस तरह से जबकि LED बेस्ड बहुत ज़्यादा हुआ है, पुराने बल्ब ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जो एक्सपेंड है वो रिन्यूएबल एनर्जी का, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी जो कैपेसिटी है 20 गीगावाट सोलर
एनर्जी से 175 गीगावाट 2022 तक करने की गवर्नमेंट जब एक टारगेट लेके चल रही है 175 गीगावाट, और इसको 450 गीगावाट करेगी 2030 तक। और इसी के साथ में जो कोल है ये 75% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इस समय। अब देखिए कि कोल 75% देता है, और जो 40% ग्रीन हाउस गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से इमिट होता है। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, और एक कोल जल रहा है उधर भी हो रहा है। तो दोनों तरफ इधर मतलब एक तरह से दोनों फ्रंट और बैक साइड दोनों की तरफ यहाँ पे इन्वायरमेंट भी परेशान हो रहा है। और इसी के साथ में जो रेलवे है और जो कोल है ये सपोर्ट है एक तरह से इकोनॉमी का, रेलवे का और बैंकिंग का। इसी के साथ में जो कोल है, जो कोल बेल्ट है, चाहे वो झारखंड, उड़ीसा या जितना भी ये एरिया है, यहाँ पर जो कोल है एक तरह से यहाँ पे लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा साधन है। लोग यहाँ पर एक तरह से जुड़े रहते हैं। और झारखंड यहाँ पे जो पूरे इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है उसमें 45% झारखंड अकेले एनर्जी देता है, क्योंकि कोल ज़्यादा यहीं पाया जाता है। और आप देखिए तमिलनाडु या दुनिया के देश के अन्य राज्यों को देखें और फिर झारखंड को देखें, तो झारखंड कितना एक तरह से अंडर डेवलप्ड रह गया है। और झारखंड का ही जो एक तरह से ड्रेन है, जो वहाँ का वेल्थ है, वो तमिलनाडु और अलग अलग जगहों पे जाके वहाँ पर डेवलप करता है, लेकिन खुद का डेवलप नहीं कर पाता है। यहाँ माइग्रेशन है, अशिक्षा है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, और एक तरह से तरह तरह की जो 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें झारखंड के भी बहुत सारे ज़िले हैं। तो ये सारे हैं। और फिर जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एयर कंडीशनर फ़ैन होते हैं एसी में, वो और जो रेफ्रिजरेटर है, ये दोनों मिलके ही 60% इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से घर की कंज्यूम कर लेते हैं। और इसमें जो स्टार कोटिंग अभी आप अगर रेफ्रिजरेटर पे देखेंगे तो 4 स्टार 5 स्टार इस तरह की रहती है। तो स्टार वाले ये नहीं बताते हैं कि कितना एनर्जी इसमें खपत होगा, जबकि एनर्जी यही सबसे ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये जो स्टार वाला कॉन्सेप्ट है ये भी हटना चाहिए। और जो 80% है वो अभी एक तरह से 2030 तक जो एयर कंडीशन है वो 80% घर इंडिया के होने का एक तरह से खतरा है। तो इसकी वजह से और भी जो ग्रीन हाउस इमिशन है वो बढ़ेगा। इसी के साथ में जो 50% रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि लोगों के पास में जब 2030 तक हो सकता है जल्दी से हम पैंडेमिक से बाहर निकले, और जैसे पिछले साल अभी हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ थी डबल डिजिट से होने वाली थी, तो इस साल होती भी, लेकिन फिर से सेकेंड वेव आ गई है, तो फिर से परेशानी होगी। अब ये मई जून जुलाई अगस्त तक जाएगा, फिर इसके बाद में हो सकता है 2021 भी ऐसे ही जाए। तो 2022 से लेकर 30 तक 8 साल हो सकता है हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ करें और एक तरह से बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ कर लें। तो सबके पास में जब इकोनॉमी का एक तरह से सर्कुलेशन होगा और ज़्यादातर लोगों के पास में जॉब आएगी, जॉब क्रिएशन होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा, पैसे आएंगे, तो लोग खरीदेंगे। लोग पैसों का क्या करेंगे? लोग घर खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। तो इस तरह की चीज़ों में ये जब खपत होगा तो ये सारी चीज़ें उसमें जाएंगी। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है कि 2030 तक 80% जो घर हैं वो एसी हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और रेफ्रिजरेटर एसी बेस्ड सभी लोग चले जाएंगे, जिससे की वजह से क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे देखिए ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा गया है जयवीर से शेरगिल से। ये जो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के एक तरह से कांग्रेस की तरफ से वकील हैं, स्पोक पर्सन भी हैं। अभी आपको पता है ये जाहिर है कि क्रिटिसाइज़ करेंगे ही, तो अभी देखते हैं कि इनका क्या क्या वैलिड पॉइंट है। इनका कहना है कि जो फर्स्ट वेव थी, फर्स्ट वेव में इंडिया में पीपी किट, N95 मास्क और जो हजामत सूट था जो पहनते हैं वो जो एक तरह से नाई हैं जो बाल बनाते हैं, काटते हैं, तो वो 2020 में ये क्राइसिस था। अभी क्या क्राइसिस हो गया है? और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है ये इसका भी क्राइसिस हो रहा था। और जो 80% है, अभी यहाँ पे एक तरह से डाटा दे रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसी तरह से 80% ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन है वो एक तरह से 45 साल से नीचे है, और वो इस समय रिस्क पे है। और इनका कहना है कि जो 136 हैं, 136 एक तरह से हैं, उसमें से जो 136 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज आज तक दी जा चुकी हैं। और इसी के साथ में ये कह रहे हैं कि जो एक तरह से जो 8% पॉपुलेशन है, 1% लोगों को दिया जा रहा है, तो दिया जा चुका है। तो इसके हिसाब से 8% लोगों को सिर्फ वैक्सीन दी जा चुकी है, और अभी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं। इनका कहना है कि जो इजराइल है,
अभी ये इन्होंने यहाँ पे हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि इसराइल का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। इन्होंने लिखा है कि जो इसराइल है वहाँ पे 62% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। यूएस में 40%, सेशल्स जो एक छोटा सा द्वीप है वहाँ पे 68%, भूटान में 62%, और इवन जो मोरक्को है जो अफ्रीका का एक देश है वहाँ पे 13% यानी कि 13% दिया जा चुका है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, अभी इसने भी एक रेड फ्लैग उठाया है अगेंस्ट यूएस के, क्योंकि यूएस ने जो वहाँ का एक एक्ट है यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1915 का, उसमें उन्होंने वहाँ पे बैन लगा दिया है एक तरह से जो रॉ मटेरियल है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक तरह से वहाँ से एक्सपोर्ट कराती थी जिससे वैक्सीन बनती है, तो उसके ऊपर रोक लगा दिया है। तो उसके ऊपर इन्होंने अपना एक तरह से विरोध जताया है। और इसी के साथ में जो 50 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट है वो पिछले साल 2020 में एक्सपोर्ट की गई थी यूएस को, जब यूएस बहुत ही खतरे में था, तो हम लोगों ने यहाँ से भेजा था। लेकिन अभी यूएस देखिए गलती कर रहा है। और इसी के साथ में जो टोटल 7 करोड़ डोजेज़ हैं कोविड-19 वैक्सीन की, वो अभी तक सप्लाई की जा चुकी हैं स्टेट और यूटी में, इंडिया में। और इसी के साथ में जो 5.96 करोड़ डोजेज़ हैं वो एक्सपोर्ट हुए हैं 74 कंट्रीज़ को। और इसी के साथ में जो 6.60 करोड़ वैक्सीन है वो अंडर एक प्रोजेक्ट है गावी, जिसमें ग्रांट इन एड, मतलब एक तरह से जब उनके पास में एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ग्रांट्स होती है, उसके तहत दिया गया है। और 11 लाख जो रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है, जो एक तरह से अगर कोई आइसोलेटेड है और उसको कोविड अफेक्टेड हो गया है तो इस वैक्सीन से वो ठीक हो रहा है। तो ये वैक्सीन 11 लाख ये बता रहे हैं कि एक तरह से एक्सपोर्ट हुआ है। तो इतनी अभी इस समय कम से कम एक्सपोर्ट रोक देना चाहिए था। और इसी के साथ में अगला आर्टिकल आइए देखते हैं। और यहाँ पे जो एक तरह से जो सुकमा में जो माओइस्ट और जो हमारे वीर सैनिकों के साथ में जो झड़प हुई थी, और जिसमें माओइस्ट कायरता से एम्बुश लेकर एक तरह से छिप के जिन्होंने पीछे से अटैक किया था, उसके ऊपर है। और जो एक तरह से एक तरह से उनके घर वाले हैं शहीद के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसी के बारे में है ये, जो अब 3 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था और जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। और अभी यहाँ पे क्योंकि ये लेफ़्ट पेपर है, पता नहीं मुझे क्यों लिखता है ये हमेशा किल्ड लिखता है, लेकिन ये गलत है। वो शहीद हुए, वो भी किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे। और एक तरह से कहीं ना कहीं कोई जैसे घर में अगर एक आदमी कमाने वाला होता है तो पूरा घर उसी के ऊपर टिका रहता है, वो रीढ़ की हड्डी होता है उस घर की। अब उनकी एक तरह से पूरी की पूरी एक तरह से जो इकोनॉमिक सोर्स था वो ही ख़त्म हो गया है। तो इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए। ये इनसे एक तरह से और भी एक तरह से धक्का लगता है, क्योंकि किसी ने अपना सब कुछ खो दिया और आप किल्ड लिख रहे हैं। तो ये कोई एक तरह से फ़िल्म नहीं चल रही है, एक बहुत बड़ा किसी के लिए सदमा है, और आप उसके साथ में ना होकर उसके अगेंस्ट वाले वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ में जो 15 छत्तीसगढ़ पुलिस के भी इसमें जवान थे, और एक कोबरा जवान राकेश सिंह, इनको राकेश सिंह मिन्हास को एक तरह से होस्टेज कर लिया गया था, बाद में छोड़ा भी गया था 2 लोगों के मीडिएशन में। और फिर जो ये हुआ, ये एक तरह से जो छत्तीसगढ़ का सुकमा है वहाँ पे हुआ। और ये जो माओइस्ट फुरी एक तरह से माओइस्ट इंसर्जेंसी है इस समय, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र में तेज़ी से बढ़ रही है। और ये इनका जो एक तरह से नक्सलबारी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक जगह है नक्सलबारी, वहाँ से ये निकला है। और जो माओइस्ट है ये माओ जेडोंग की थ्योरी से प्रभावित है, लेकिन इंडिया में ये नक्सल बारी नाम के गांव से निकला था। तो इसी की वजह से इसको नक्सलिज्म या नक्सलबारी के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन ये ओरिजिनल थ्योरी है इसमें माओइस्ट की। और इसी के साथ में जो इसका जो एक तरह से वॉयलेंट रूप देखा गया था वो 1989 में आंध्र प्रदेश में देखा गया। और इसी के साथ में इंडिया जैसे इसमें बहुत सारे एक तरह से फैक्ट उठाए गए हैं कि अगर मैसिव डेवलपमेंट किया जाए इन सभी एरिया का, चाहे वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र हो, तो क्या वहाँ पे एक तरह से इस तरह के वायलेंस नहीं होंगे। तो यहाँ पे राइटर ही खुद बता रहे हैं कि ऐसे तो जो बहुत ही पॉवर्टी अफेक्टेड अफ्रीका है वहाँ पर
इस तरह के ग्रुप आ जाने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर भी मतलब बहुत सारे देशों में भी डेमोक्रेसी है, कुछ आध देशों में है भी जो वायलेंस चलता रहता है। इसी के साथ में कह रहे हैं जो वेल्स है या यूरोप है, यूरोप में जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है वो भी डिवाइड है, तो वहाँ भी एक तरह से देखिए आमतौर पे पीस रहती है ज़्यादातर। और फिर ये कह रहे हैं कि जो इनके लिए बेस्ट जो मिडिल पाथ ऑफ बुद्धा है वो ये है कि इनके लिए बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देनी होगी और इनको वहीं पे रोज़गार देना होगा, और इनका जो लाइवलीहुड है और जो भी है इनको वहीं पे प्रोवाइड करना होगा। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा। रेल से अभी बहुत सारे एरिया नहीं जुड़े हैं, रोड से नहीं जुड़े हैं, तो वहाँ पे मैसिव डेवलपमेंट करके इनको जोड़ना पड़ेगा मुख्य धारा से। यहाँ पे ये दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सेकेंड वेव है इस समय जब आई है, जब जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे वो होने वाले थे, और एक तरह से जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही परेशान हैं। एक तो ऑनलाइन में जो नेट है और जो टैब है या फ़ोन्स हैं वो बहुत सारे बच्चों के पास में नहीं है, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो OBE है, जो एक तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो भी बहुत सारे बच्चों का छूट रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये बता रहे हैं पूरा पूरा। और इसमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए एक तरह से इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, और पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको एक तरह से इसको देखते हुए करना चाहिए, क्योंकि अभी सेकेंड वेव आई है, पता नहीं फिर कोई वेव आ जाए, तो उससे हमें तैयार रहना चाहिए। यही यहाँ पे ये बता रहे हैं पूरे के पूरे आर्टिकल में। और यहाँ पे एक छोटा सा जो आर्टिकल है इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी से रिलेटेड है। जो अभी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा, अभी 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे लीडर्स हैं, नेशनल लेवल के बड़े बड़े आइकन हैं, वो सारे के सारे वैक्सीन लगवा रहे थे, तो और वो मैसेज दे रहे थे कि आप भी वैक्सीन लगवाइए। तो वहाँ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी वो चल रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो भी दिखाई दी, क्योंकि इसमें इसके जो वैक्सीन हेजिटेंसी से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे बताया गया है कि 1970 से 80 तक जो ब्रिटेन है वहाँ पर वोपिंग कॉफ नाम की एक बीमारी आ गई थी, महामारी थी, जिसमें इंजेक्शन इससे अगेंस्ट दिया जा रहा था, तो वहाँ पे लोग नहीं लगवा रहे थे। और इसी के साथ में जो मीजल्स आया 1990 में वहीं ब्रिटेन में, तब भी लोग नहीं लगवा रहे थे। और जो हेजिटेंसी है वो एक बीमारी थी जापान में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि HPV नाम की वैक्सीन जापान में लगाई जा रही थी, तो वहाँ भी लोगों ने मना कर दिया लगाने से, बहुत ज़्यादा लोगों ने। और जो टेटनस है वो टेटनस टॉक्साइड नाम का एक तरह से वैक्सीन दी जा रही थी केन्या में, तो वहाँ भी मना किया गया। और जो पोलियो वैक्सीन है वो इंडिया में आपने देखा कि पोलियो के, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी थे, और उस समय उनको अपना एड का थीम ही बदलना पड़ा था, तब जाके वो एक तरह से पहले जो प्रचार की जो थीम थी उस पर लोग नहीं लगवा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि क्यों लगवाएं हम, इस तरह से। फिर इसके बाद में जब उन्होंने अपना जो एड का और जो प्रचार का अपना जो नज़रिया चेंज किया, फिर इसके बाद में लोग धीरे धीरे लगवाना शुरू हुए, और आज इंडिया जो पोलियो फ्री है। और इसी के साथ में जो ये सब कैसे होता है, ये सब जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड है और सरप्लस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन इतनी है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो एक तरह से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या एक्चुअल में सही है। जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, या टीवी है, या प्रिंट मीडिया है, और प्रिंट मीडिया ज़्यादातर लोग यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। प्रिंट मीडिया में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं वो प्रिंट मीडिया में लिखी रहती हैं। प्रिंट मीडिया कोई पढ़ना नहीं चाहता, और वो महंगी भी रहती है एज़ कम्पेयर टू सुनने में या किसी से पूछ लेने में। और जो इसके बाद में जो प्रिंट मीडिया के बाद में जो और रहती है, वो या तो गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है उसको भी देख लें, वो अच्छी सोर्स रहती है, वहाँ पे झूठ और अफवाह और फेक न्यूज़ नहीं फैलाई जा रही है। और उस वहाँ से इसके बाद में जो सेकंड पे होते हैं, जो एक तरह से नहीं चाहते, वो टीवी भी बहुत ज़्यादा गलत TRP बेस्ड काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा गलत न्यूज़ एक तरह से दिखाते हैं। फिर इसके बाद में आप और भी तरह तरह के, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक या दुनिया भर के जो सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, उन पे जाएंगे तो वहाँ भी एक तरह से बहुत ज़्यादा जो फेक न्यूज़ है वो बिखरी पड़ी रहती हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पे जो लास्ट बता रहे हैं कि हमें क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको ख़त्म करना होगा, और इसी से ट्रस्ट
बनाया जा सकता है, नहीं तो लोग हो सकता है हेजिटेट करें वैक्सीन लेने में। तो इसी के साथ में ये आज का आर्टिकल ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।